कमेटी लिखवा दी थी, राइट। तो एक कमेटीज थी, ठीक है भाई। पीआरआई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। सीडीएस का पेपर उठाना, जैसे ये हर साल में 2 बार होता है, या तो एक साल में पंचायती राज पे आएगा या अगले साल में म्युनिसिपैलिटी पे आएगा, मतलब अगले उसमें अगले टेन्योर में एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है। इनके फीचर्स से आता है, अमेंडमेंट से क्या हुआ उससे क्वेश्चन आता है, या फिर कमेटीज से आता है। कमेटी यही है दोनों के लिए, सेम कमेटीज। म्युनिसिपैलिटी आज करवाएंगे और आज ही ये खत्म करवा देंगे। तो ये 2 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट लक्ष्मीकांत के इन टर्म्स ऑफ गांव की राजनीति, गांव की ग्रास रूट लेवल, ग्रास विदाउट रूट्स। हु सेड दिस? जीवीके, है ना, जीवीके नाम से ग्रास विदाउट रूट ऐसे करके याद कर लेने का, है ना। तो ये चीज है, तो इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो अब क्या हुआ, कमेटीज बनी, हर एक कमेटी में लगभग ये बोला कि भाई इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दो। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने का मतलब ये है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दो। बाय लॉ मत दो लोगों को पंचायती राज, बाय कॉन्स्टिट्यूशन दो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करो और एक आर्टिकल बनाया जाए, कुछ आर्टिकल्स अलग से लाए जाए जिसमें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नाम का एक चैप्टर बनाया जाए। ठीक है भाई। सरकार ने क्या करा, पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट आई थी, उसने एक अमेंडमेंट बिल लाया, वो पास नहीं हो पाया। देन वीपी सिंह गवर्नमेंट, पहले राजीव गांधी, देन वीपी सिंह, एंड फाइनली जो ये सपना साकार हो पाया वो था नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। राव जी के नेतृत्व में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1992 में। अप्लाई हुआ ये 24 अप्रैल 1993, पंचायती राज दिवस। ठीक है। इसके तहत बहुत सारे अमेंडमेंट्स, बहुत सारे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हुए। फॉर एग्जांपल ये तो अमेंडमेंट तो एक ही था, इसके तहत बहुत सारे आर्टिकल इंसर्ट करे गए। क्या बोला गया, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया जाए, हर एक स्टेट में पंचायत बनाई जाए, हर एक स्टेट में 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, हर एक स्टेट में 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि पहले मैंने बताया था जब ये लॉ नहीं आया था, जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ तो किसी में 2 टायर था, किसी में 4 टायर था। जैसे वेस्ट बंगाल में 4 टायर था, तमिलनाडु में 2 टायर था, ओके। राजस्थान में 3 टायर था जब बना था नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान 2 अक्टूबर 1959। ठीक है। तो सब में अलग अलग था। इस एक्ट के आने के बाद सब में एकदम सिमिलरिटी वाला पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रखा गया। ठीक है। इस एक्ट के दौरान कुछ कंपलसरी प्रोविजंस थे कि स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी ही करेगी, और कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस थे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, उसके मन की इच्छा के आधार पे, अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी वहां पे जो भी कंडीशंस है उसके हिसाब से कुछ कंपलसरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस। ठीक है। जैसे कुछ ऊपर पर डील करते हुए लिखेंगे। कंपलसरी में क्या था, हर एक स्टेट में 3 टियर पंचायती राज होनी चाहिए, 3 टियर। सिर्फ उस स्टेट में 2 टियर होगी, पंचायत समिति नहीं होगी। एक स्टेट में क्या पंचायत, क्या था, विलेज पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। सिर्फ उस स्टेट में पंचायत समिति नहीं होगी जिसमें 20 लाख से कम जनसंख्या है। जैसे अपने जो अपने इधर के नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स है ना, बहुत कम जनता है वहां पे। तो जहां पे पॉपुलेशन कम है, 20 लाख से कम, वहां पे सेकंड टियर नहीं होगा, वहां पे 2 टियर काफी है। ओके। ये कंपलसरी प्रोविजन था। और क्या था, एससी एंड एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। जितनी टोटल पॉपुलेशन है और जितनी एससी और एसटी की पॉपुलेशन है डिवाइड कर देंगे, जो रेशो आएगा उसके हिसाब से उनकी सीट बढ़ जाएंगी। समझ आ रही है? एक स्टेट में जितनी एससी की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, समझ आ गई? तो वो जो रेशो आएगा उसमें सीट इनकी रिजर्व हो जाएंगी बाकी सीट का कंपैरिजन में। ठीक है। सेम विद एसटी। ठीक है। तो ये कहानी थी, ये कंपलसरी प्रोविजन। समझ आ रही है? और क्या था, रिजर्वेशन टू द वुमेन, 1/3 रिजर्वेशन, 1/3, चाहे एससी एसटी कोई भी, सब कुछ मिला के औरतों को 1/3 रिजर्वेशन दिया। कितनी बड़ी बात है। पार्लियामेंट में बातें करते हैं कि पार्लियामेंट में दो ना 1/3, जो वहां तो दे दिया, बोला नहीं नहीं नहीं, पार्लियामेंट में नहीं देंगे। यही चल रहा है। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं है, बट वहां पे रिजर्वेशन दिया गया ना, स्टेट लेजिस्लेचर में। कमाल की बात। तो देखो 74th म्युनिसिपैलिटी, उसमें ही 1/3 है। ये दीज आर ग्रास रूट लेवल। जैसे जो आपके पीआरआईज हैं ये गांव के लिए हैं, और जो म्युनिसिपैलिटी है शहर के लिए। ये रूरल लोकल बॉडीज और वो अर्बन लोकल बॉडीज। समझ आ रही है? तो उसमें है जो तुमने देखा है
एसएलए में नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं है, और ना ही पार्लियामेंट में है। एससी और एसटी को है वहां पे, पार्लियामेंट में भी, एसएलए में भी है ना, बताया हुआ है। स्टेट फिर अपना लोग बना सकते हैं खुद ही अगर वो चाहें तो। किस एस्पेक्ट में? वुमेन्स को बनाया ना इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन दिया ना, वुमेन को 1/3 दिया। नहीं इसमें स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में बिल्कुल बना सकते हैं। स्टेट अपने सीट्स को रिजर्व करने के लिए बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का सेम है, स्टेट का भी और सेंटर का भी सेम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे सारे काम करते हैं। तो एसएलए अपना अगर कुछ ऐसा करे, रेजोल्यूशन पास कर सकती है इस रिस्पेक्ट में कि भाई हम अपने स्टेट में रिजर्वेशन देना होता है अपनी लेडीज को 1/3, दे कैन, समझ आ रही है? सीट्स दे सकते हैं वो लोग, 1/3 रिजर्वेशन डाल सकते हैं, कोई नहीं डालता। ये भी तो स्टेट ने, ये भी तो स्टेट की कहानी है। अगर वैसा करेंगे तो क्या मतलब प्रोसीजर क्या होगा उसका? प्रोसीजर नॉर्मली एक लॉ पास होगा, ओके, एक लॉ पास होगा जिसमें बोलेंगे हम अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लड़कियों को 1/3 रिजर्वेशन देना चाहते हैं। जैसा अभी एक लॉ पास हुआ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर पे, जिसकी जनसंख्या 2 बच्चों से ज्यादा होगी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे वो उसमें अपना क्या करेंगे, 1/3 रिजर्व कर देंगे, 1/3 रिजर्व कर देंगे। मतलब सीधा लॉ आएगा, फिर वो बिल जैसा कुछ सीन होगा। बिल 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 आएगा, फिर वो लॉ वही होता है। लॉ इज समथिंग विच इज लाइक बिल, पहले वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, ओके, एंड फाइनली पास हो गवर्नर का असेंट। अगर इन केस मान लो गवर्नर साहब को लगा प्रेसिडेंट साहब को रिजर्व करना है, तो प्रेसिडेंट साहब को रिजर्व कर देंगे वो बिल प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, उन्होंने असेंट दे दिया, फाइनली दैट बिल बिकम लॉ। इस टाइप से होगा। सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा। सिंपल मेजोरिटी से होना तो बिल्कुल यार हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से। वहां पे तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ही नहीं है वैसे। और फिर बिल बन गया, तो फिर अब वो कैसे पता करेंगे कौन सी सीट्स को रिजर्व करने? डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बैठेगा, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बैठेगा, डिलिमिटेशन कमीशन, उसके तहत क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरीके से बांटेंगे कि भाई ये वाली सीट लड़कियों के लिए, ये वाली सीट कौन सी, ये वाली सीट कौन सी नहीं है। तो बिल में ही होगा ना मेंशन की, सब कुछ बिल में होगा, सीट्स तो है ही ऑलरेडी, बोल देंगे इतनी सीट वाले और लड़कियों के लिए, समझ आ रही है? स्टेट के लिए, स्टेट के लिए बता रहा हूँ, नॉट फॉर पार्लियामेंट, स्टेट के लिए बता रहा हूँ, स्टेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। स्टेट में सीट अलग आएंगी, वुमेन का रिजर्व हो जाएगा, तो ये कहानी है। तो वही बता रहा हूं, स्टेट ने पीआरआई के लिए किया बट अपने लिए नहीं किया। पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया, राइट, 1/3 सीट्स रिजर्व करवाई, किसके लिए? फीमेल्स के लिए, विमेन्स के लिए, बट अपने लिए नहीं करवाई। और क्या कंपलसरी प्रोविजन इसमें, जो इनके चेयरपर्सन बनेंगे, जो इनके चेयरपर्सन बनेंगे उसमें भी क्या है, उसमें भी रिजर्वेशन है। चेयरपर्सन वाली सीट में भी, चेयरपर्सन में 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन टू, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ एससीज एंड एसटीज उनको भी क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा ऑन द चेयरपर्सन सीट। जो चेयरपर्सन बनेंगे हर एक पंचायत कमेटी के, विलेज पंचायत का सरपंच है, सरपंच को भी कभी कभी एससी की सीट आती है, भी देखा होगा तुमने, सिर्फ एससी ही खड़े हो पाते हैं, कभी कभी सिर्फ एसटी ही खड़े हो पाते हैं, ठीक है। सेम केस विद वुमेन, 1/3, एंड दिस इज द केस, दिस इज द कंपल्सरी प्रोविजन। और क्या होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन बैठेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन बैठेगा जो कि ये डील करेगा कि पंचायत को कितने रुपए देने चाहिए, कितने नहीं देने चाहिए। हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये कंपल्सरी प्रोविजन है। ग्राम सभा बैठेगी, ग्राम सभा क्या होती है, जितने भी गांव के लोग हैं, इलेक्टर्स, जिनका वोटर आईडी कार्ड है गांव का, जो पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन दैट केस टू दे विल हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये वाली कहानी है, ये अलग अलग कहानी है, कंपल्सरी प्रोविजंस है, फाइन। तो ये है, लिखो, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लाइक पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द पीआरआईज। एक और तरीके से रिजर्वेशन मिल सकता है वुमेन को 1/3, अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर दे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इनके लिए किया। जैसे पहले जो था ना, पहले अलग अलग पीआरआईज थी, कमेटी के बेसिस पे अपने सबने अलग अलग बना रखी थी, स्टेट ने सबने अलग अलग, किसी में 3 टायर 4 टायर, किसी में 2 टायर,
है ना, बट ये अमेंडमेंट हुआ सबकी 3 टायर होंगी, समझ आ रही है। ऐसे पार्लियामेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दे और कह दे कि हर स्टेट में 1/3 रिजर्वेशन होगा तो सारे स्टेट को पालन करना पड़ेगा, नॉट फॉर वन स्टेट। अभी ये जो तुमने पूछा मैं अलग अलग स्टेट का बताया कि हर एक स्टेट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट एक यूनिफॉर्मिटी ला सकता है पूरे स्टेट के लिए, समझ आ रही है। तो ये कहानी, और क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट हो जाएगा इन दैट केस टू क्या होगा फिर, दे हैव टू पास विद स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन फॉर द हाफ ऑफ द स्टेट्स सीट्स इन लाइक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फेडरल फीचर स्टेट के, आप स्टेट के सीट्स में दखल दे रहे हैं एट द एंड। तो लिखो दे फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, फीचर्स लिखो इस एक्ट के, कंपल्सरी लिखो, पहला हेडिंग डालो कंपल्सरी फीचर्स। नंबर 1 इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं बस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, ठीक है, इन विलेजेस, या फिर 2 या कभी कभी तुमने देखा होगा 2-3 गांव का एक ही सरपंच बनता है ना, छोटे गाँव। यस वो छोटे गांव होते हैं। इन विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस, ऑर्गेनाइजेशन ग्राम सभा इन विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस, ओके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। और कहां पे इंटरमीडिएट नहीं होगा, जहां पे जनसंख्या कितनी हुई स्टेट की, 20 लाख से कम। लिख लो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत। ग्राम पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओके। तीनों के तीनों लेवल्स में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, ठीक है, तीनों के तीनों लेवल्स में डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल तीनों के लेवल्स में देयर मस्ट बी डायरेक्ट इलेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ ऑल द 3 लेवल्स, देयर मस्ट बी डायरेक्ट इलेक्शंस टू द मेंबर्स ऑफ ऑल द 3 लेवल्स। तो ये है कंपल्सरी प्रोविजंस। और लिखो इनके बारे में, कंपल्सरी के बारे में, कितनी मिनिमम एज होगी एक बंदे को लड़ने के लिए ग्राम पंचायत का इलेक्शन, या 18 है शायद, 21 साल मिनिमम एज फॉर इलेक्शन। 18 तो वोटिंग एज है, लड़ने की, खड़े होने की 21 है। रिजर्वेशन फॉर द सीट्स, ये बहुत बार आता है, रिजर्वेशन फॉर द सीट्स, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स, members and chairperson, reservation of the seats for both members and chairperson in all the level, for STs and SCs, for SCs and STs, अबे नहीं अभी मत लिखो वुमेन, रुक जाओ, according to their proportion of their population, काट दिया, according to proportion of their population, ठीक है। अब लिखेंगे अगले वाले में वुमेन, उसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं है, 1/3 चाहिए तो चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन 1/3 रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। इसमें क्या प्रोपोर्शन है? हाँ मतलब समझ गए, लास्ट वाली पार्ट काटो, 1/3 फॉर द वुमेन, ओके, इन ऑल द 3 लेवल्स, फॉर मेंबर्स एज वेल एज चेयरपर्सन, चेयरपर्सन में लिखो, फॉर मेंबर्स एज वेल एज चेयरपर्सन। कितने साल के लिए इलेक्शन होगा, 5 साल के लिए रहेगी ग्राम पंचायत, कितने साल के लिए, 5 साल। अगर बीच में डिसॉल्व हो गई, इलेक्शन होना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर, कितने महीने के अंदर अंदर, मान लो, यस स्टेट गवर्नमेंट कर देती है कभी कभी, ठीक है, मान लो ग्राम पंचायत, अब समझना इस चीज को, देखो फनी चीज है, तो 5 साल के लिए थी, मान लो 2 साल बाद डिसॉल्व कर दी गई, ठीक है। अब 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर, तो नई ग्राम सभा जो आएगी वो 3 साल तक ही रहेगी, बस ये नहीं कि वो वहां से 5 साल शुरू हो जाएंगे, उसके रिमेनिंग पीरियड के लिए रहती है, समझ आ रही इतनी सी बात। अगला जो सरपंच बनेगा वो रिमेनिंग पीरियड के लिए रहेगा, जो पहली वाली अगर कंप्लीट करती तो कितना करती, मान लो अगर पहली वाली 3 साल बाद हटती तो अगला सरपंच कितने साल के लिए रहेगा, 2 साल की। समझ आ गई इतनी सी बात, वेरी गुड। तो बे इसका फायदा क्या हुआ, तो बहुत बेकार चीज हुई, बेकार नहीं है, अच्छी चीज है। वो फिर सिस्टम उसके बाद 2 साल बाद फिर इलेक्शन होगा। हाँ हाँ बिल्कुल यार, ये समझ गए तुम, तो यही कहानी है, इतना बजट नहीं है,
ठीक है, भैया ये क्या बात हुई? आप सुनो एक और बात, सिस्टम में सुन लो कहानी सुनो, ठीक है। समझा, रिमेनिंग पीरियड के लिए रहती है, समझा। ये नहीं कि जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो अगला वाला 5 साल की रहेगा, ऐसा नहीं है। ये लोकसभा के लिए 5 साल की रहेगी, नो। यहाँ पे बस रिमेनिंग पीरियड के लिए रहती है। इन केस अगर जो पहली वाली वो थी, क्या कहते हैं सर, पंचायत, वो 4 साल 6 महीने बाद हटती है और 6 महीने ही बचते हैं, तो कोई इलेक्शन नहीं होगा। अगर टाइम पीरियड रिमेनिंग 6 मंथ या उससे कम होता है तो इलेक्शन नहीं करवाते, है ना, क्योंकि 6 मंथ तो मिनिमम चाहिए उनको इलेक्शन कर पाता। इलेक्शन करवाया, अगला एक ही दिन बचा था, बोला बन गए, चलो जाए बाय, फिर इलेक्शन, ठीक है, फिर इलेक्शन नहीं होगा। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, ठीक है। अगर पूरी लोकसभा पूरी पंचायत चल रही है 5 साल तक, तो उससे पहले इलेक्शन हो जाएगा। 5 साल तक जारी है आपकी पंचायत, उससे पहले इलेक्शन हो जाएगा, नया सरपंच फिर अगले टाइम में बन जाएगा, ठीक है। नॉर्मली जो 2 पॉइंट इसमें ये है कि इलेक्शन नई पंचायत के, पहली पंचायत के खत्म होने से पहले होने चाहिए। इन केस पंचायत बीच में गिर जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो अगली पंचायत के इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर होंगे। इन केस अगर वो रिमेनिंग टाइम पीरियड 6 महीने से ज्यादा है तो, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। एक और चीज, जो नई पंचायत बनेगी वो कितने टाइम के लिए बनेगी, जो पहली वाली का रिमेनिंग था, ठीक है। तो लिख लो इसको, फिक्सिंग द टेन्योर of the 5 years for panchayat and holding fresh election within the period of 6 months। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, कितने महीने के अंदर अंदर, 6 months के अंदर अंदर, within the period of 6 months in case of dissolution of the panchayats, Holding fresh elections. within the period of 6 months in case of dissolution of the panchayat। इसमें अगली लाइन ये भी लिख लो, the next panchayat will remain in office, the next panchayat will remain in office for the remaining time period of the first panchayat, है ना, the previous panchayat, for the remaining time period of the previous panchayat। भैया एक बार ये सेंटेंस Remaining time period हो। वापस रिपीट कर दो। बिल्कुल करेंगे, शब्द आगे पीछे हो तो डरने का नहीं, ठीक है। टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, 5 साल का, है ना। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन द नेक्स्ट इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 months एंड द नेक्स्ट पंचायत विल होल्ड द ऑफिस फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द Period of time. प्रीवियस पंचायत। इनके बीच में वो सेंटेंस था एक, भूल जाओ, वही तो छूटा। यही है, ठीक है, कहानी यही है। 5 साल समझ आया ना ये कहानी, समझ तो गया। बस ठीक है, ओके। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, वो क्या किससे सिलेक्शन करवाता है, लोकसभा, राज्यसभा, है, सारे वही- प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अगला क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये कंपलसरी प्रोविजंस थे, ये तो होंगे ही होंगे हर एक स्टेट में, चाहे वो पंचायत कहीं की भी हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की पंचायत हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पंचायत हो, चाहे वो केरला की पंचायत हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे वो आसाम की पंचायत हो, ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ये कंडीशंस तो होंगी ही होंगी, कंपलसरी। वॉलंटरी लिखो, वॉलंटरी प्रोविजंस जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। रिजर्वेशन टू द ओबीसीज, ओबीसी को रिजर्वेशन दे भी सकते हैं लोग, अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी स्टेट में हो भी सकता है, किसी में भी नहीं हो सकता है। कितने प्रोविजंस है पंचायत में, कितने मैटर्स हैं, कितनी पावर्स हैं उनकी, 29 मैटर्स लिख लो। पंचायत हैव 29 मैटर्स। कौन सा शेड्यूल, इन 11th शेड्यूल। मेन आर्टिकल क्या है इनका, 243 243 जी। और कहां से कहां तक आर्टिकल है पंचायत के, पीआरआई के, 43 जी। इन पार्ट 9th, पार्ट भी लिखो, इन पार्ट 9th एंड दे हैव आर्टिकल फ्रॉम 243 to TO2
243 यो 243 से 243 ओ तक हैं, जैसे ऐसे देखो, ऐसे होंगे, इसके देखो, इधर देखो, 243, 243 ए, 243 बी, ऐसे 243 ओ तक है। समझ आ गया? समझाया? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख लो। इंपॉर्टेंट है इसमें 243 जी तो लिख ही लिया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 243 ए क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्राम सभा। 243 डी रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, क्या कहते हैं? 243 डी रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स। 243 आई फाइनेंस कमीशन कहता है, फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। 243 आई देयर शुड बी फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसके। कहां पे नहीं लगता लिख लो। द प्रोविजंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नॉट अप्लाइड टू द स्टेट्स ऑफ, द प्रोविजंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नॉट अप्लाइड टू द स्टेट्स ऑफ मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम नहीं होता। और कहां पे नहीं होता? 5th शेड्यूल के एरिया में नहीं होता। हाँ भाई, क्या नाम है? सुधीर, व्हाट डू यू मीन बाय 5th शेड्यूल? शेड्यूल एरियाज नहीं, वो अलग है, वो 6th है। शेड्यूल एरियाज कौन कौन से हैं? हमारे पास आज 10 शेड्यूल एरियाज हैं, मतलब 10 स्टेट्स में शेड्यूल एरियाज हैं। वो 10 स्टेट्स कौन से हैं? CJOM, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, और कौन से सुधीर? राजस्थान। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 10 स्टेट में शेड्यूल एरियाज, वहां पे नहीं लगता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नहीं लगता। इन स्टेट्स के शेड्यूल एरियाज में लगता है, बड़े स्टेट हैं, समझाया? तो कहीं कहीं शेड्यूल एरियाज होंगे जहां पे शेड्यूल ट्राइब वगैरह रहती होंगी, समझ आ रही है? तो वहां पे नहीं लगेगा। ऐसे एक है वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, वहां पे भी नहीं लगता, दार्जिलिंग एरिया में नहीं लगता। ठीक है, एरिया में नहीं लगता, लिख लो इसको। कहाँ आएगा? मैं तो आपके सामने सोचता था वैसे वेस्ट बंगाल में लिख लो कि लिख लिया नागालैंड, मेघालय एंड दिस मिजोरम ऑल्सो शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स, शेड्यूल एरियाज ऑफ, ये 10 स्टेट का नाम लिखो, शेड्यूल एरिया इन 10 स्टेट के नाम। और ट्राइबल एरियाज कौन से हैं? AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, इसमें चकमा, मारा, लाई, इसमें है, आसाम में है। तो 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और त्रिपुरा में 1। ठीक है, तो ये 3 से 4 स्टेट के नाम लिख लो बस। ओके, शेड्यूल एरिया ऑफ दिस 10 स्टेट्स एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ दिस 4 स्टेट्स। ठीक है, इन स्टेट में, इन एरिया में नहीं लगेगा। समझ आ रही है? 73rd नहीं लगे, इनको स्पेशल पावर्स हैं, ये अपना कस्टमरी लॉ से चलते हैं। वो त्रिपुरा भैया
हाँ, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अरुणाचल में क्यों नहीं गया? अरुणाचल लिखवाया है? वो भी तो वही रहेगा। वहाँ पे भी तो मिजोरम और थी। मणिपुर ही रह रहा है, बाकी तो हो गए। वहां पे एक चीज कर दी इन लोगों ने अरुणाचल में, कि अरुणाचल में जैसे मैंने बोला है कि एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, बोला है ना, तो अरुणाचल में एससी का काट दिया है, बोला एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा, वहां पे एसटी कोई नहीं है, दे विल बी रिजर्वेशन ओनली फॉर एसटीज इन अरुणाचल प्रदेश। ये समझ आ रहा है रे? अब इनमें नहीं लगते एज पर दिस एक्ट, बट पार्लियामेंट लगवा सकता है। पार्लियामेंट इस पंचायत के प्रोविजंस को इन एरियाज में लगवा सकता है। तो पार्लियामेंट पास द स्पेशल एक्ट, एक स्पेशल एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने, क्या नाम था उसका? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, जिसे पैसा एक्ट भी कहते हैं, सुना होगा हल्का फुल्का। पैसा एक्ट, PESA, पैसा एक्ट 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन एक्ट। ठीक है, एक्सटेंशन एक्ट भी कहते हैं और पैसा एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट क्या करप्शन होता है ना बहुत, क्यों करप्शन, कैसा क्या? बहुत करप्शन होता है। एमपी करवा रहा है अभी भैया, क्या मध्य प्रदेश में भी लॉन्च हुआ है। बिल्कुल होगा, अभी नहीं, अबे मतलब इलेक्शन करवा रहा होगा दोबारा से 5 साल के बाद ऐसे करके। ये पैसा एक्ट यहां से आ गया था। ठीक है, हर एक स्टेट के लिए जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं, पार्लियामेंट हैज पावर टू लॉन्च द 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन ऑल द शेड्यूल एरियाज बाय दिस एक्ट। 1996 में पास कर दिया उसने, देख रहे हो ना, तो लिख लो एज पर द पैसा एक्ट, हेडिंग डालो पैसा एक्ट 1996। समझ रहे पैसा एक्ट? एज पर द पैसा एक्ट 1996, नाम क्या होता था? प्रमोशन, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। द प्रोविजंस ऑफ द पार्ट 9 में तो है PRI, द प्रोविजंस ऑफ द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सटेंडेड टू द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ द अबव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट्स, है ना। इन स्टेट में ट्राइबल एरिया जो ट्राइब्स रहते हैं इनके लिए कर सकता है। फीचर लिखो इसके फीचर्स पैसा के, कि ग्राम सभा होनी चाहिए, देयर शुड बी अ ग्राम सभा एग्जिस्ट इन दीज एरियाज। देखो यार एक बात बता रहा हूं इसमें, इस एक्ट के दौरान ना ग्राम सभा को ज्यादा पावर्स दी गई हैं और ग्राम पंचायत को। ठीक है, ग्राम पंचायत जो इलेक्टेड पीपल हैं और ग्राम सभा जो वहां के इलेक्टर्स हैं, इनको ज्यादा पावर्स दी गई हैं। क्यों? क्योंकि इस एरिया में कल को हाईवे वगैरह आता है, इनको कुछ कोल माइनिंग के लिए, कुछ माइनिंग पे लिए इनको जमीन चाहिए होती है, डैम बनाने, कुछ भी फॉर एनी डेवलपमेंट थिंग, इफ दे वांट देयर लैंड एरिया, इन दैट केस दे शुड हैव अ कंसेंट ऑफ ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, अदरवाइज नहीं ले सकते। शेड्यूल एरिया है भाई। एक और बात, यहां पे जो चेयरपर्सन बनेंगे यहां पे जो चेयरपर्सन बनेंगे वो सारी की सारी सीट रिजर्व्ड होंगी, किसके लिए? एसटीज के लिए। कोई बाहर का बंदा है वो नहीं बन सकता। चेयरपर्सन सारे के सारे कौन बनेगा? एसटीज, और मेंबर्स जो इलेक्ट होंगे उसमें 1/2 मतलब आधे लोग वो भी एसटीज होंगे। मेंबर्स विल बी एसटीज और चेयरपर्सन तो सारे एसटीज। समझ आ गई? रिजर्वेशन दिया गया इनको। लिखो, और बाकी जो आधा % बचा है उसमें रिजर्वेशन मिलेगा कम्युनिटी के हिसाब से। जो जो वहां पे कम्युनिटी होंगी उनके प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन से। समझ रहे हो इस कहानी को? ऐसा समझो, 50% ये एसटीज के लिए है और ये जो रिजर्वेशन है ये कम्युनिटीज को अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलेगा रिजर्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो चेयरपर्सन होगा दैट विल बी ऑल एसटीज, रिजर्वेशन फुल सीट्स फॉर एसटीज। आप नहीं खड़े हो सकते। लिखो, चलो लिखो, द रिजर्वेशन of seats in scheduled areas in every panchayat, the reservation of seats in scheduled areas in every panchayat shall be in proportion to the population of communities
for whom reservation is sought to be given, for whom reservation is sought to be given under part 9th of the constitution, under part 9th of the constitution. However, the reservation for the STs shall not be less than, however, the reservation for the STs shall not be less than 1/2 of the total number of seats. 1/2 of the total number of seats. Further, all seats of chairpersons of panchayat, further, all seats of the chairperson of panchayat shall be reserved for We have further all seats of the chairpersons of the panchayat at all levels, at all levels shall be reserved for scheduled tribe. Okay. पे एक थोड़ा सा पोर्शन रह गया था मेरा सेकंड पॉइंट का आखिरी वाला रिजर्वेशन हाफ वन बाय हाफ होना चाहिए रिजर्वेशन. proportion of the community for whom the reservation is short to ऐसे कुछ लिखा है given कुछ Sought to be given. short to be given under पार्ट 9th part ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. एक पॉइंट और लिखो अलग से. मैंने बताया पंचायत और ग्राम सभा इसमें पावरफुल होती है. एसटी वाला एरिया है, उनको पावर दी गई है. वो लोग बेचारे अपने कस्टमरी लॉ से चलते हैं अपना आराम से, कोई मतलब नहीं है सरकार से कुछ. बट सरकार ने बोला ये वाला लॉ लाओ आप ताकि आपके लिए सही रहेगा. बोला हम के लिए हमें क्या फायदा हो गया, तो सरकार ने रिजर्वेशन देना शुरू करा कि भाई आप ही गए. अब वैसा ही मामला रहेगा, बस थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रहेगा इस सेंस में. ओके. एवरी पंचायत at a village level shall be required to, every panchayat at village level shall be required to obtain from the Gram Sabha a certificate of utilization of funds for development plans and projects. Okay. For डेवलपमेंट प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स, ये है PRI कुल मिला के. ठीक है, जो कल से करवाया था PRI इज दिस. क्वेश्चन यहां से आएंगे. समझ रही कहानी PRI की? क्या रे, समझ आई? तो दिस इज PRI. कितनी कमेटीज हैं? हाँ भाई प्रशांत, कितनी कमेटीज हैं? कमेटीज. हाँ बताओ, तुम ही बताओ. तुम शांत. हाँ बताओ. बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, हनुमंता राव कमेटी, जीवीके राव कमेटी, जीवी राव कमेटी, एलन सिंघवी कमेटी, PK तंगन कमेटी, और गढ़ी कमेटी. गढ़गिल कमेटी. याद होनी चाहिए. ठीक है, पहली कमेटी हमेशा आती है. बोलता है किस कमेटी ने एट द एंड पंचायती राज के बारे में पहली बार बोला, दैट इज बलवंत राय मेहता जी कमेटी. ठीक है, बहुत बार आती है, देखना क्वेश्चन दिखेगा. 4-5 कमेटी दी होंगी. अब ये तुम्हें तो सारी याद है साथ के साथ. बोले इनमें से कौन सी पंचायती राज वाली है, कौन सी? तो पता है तुम लोग ये सारी पंचायती राज वाली कमेटीज हैं. सिंपल सी बात है. ठीक है, म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करते हैं. हेडिंग डालो, म्युनिसिपैलिटी. म्युनिसिपैलिटीज ये किस लिए है भाई? ये अर्बन लोकल बॉडीज हैं. ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज जो कि अर्बन एरिया में लोकल लेवल पे कैसे आपकी सरकार चले उसके बारे में है. ठीक है, तो उसके बारे में डील करती हैं ये. अब पहली बार कहां पे बनी म्युनिसिपैलिटी? कहां पे बनी है?
ऑब्वियस ही बात है, केरला का भी जो ब्रिटिशर्स आए थे वो लाइक दे वर मोर ऑफ लाइक डेवलप्ड पीपल उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से सोचते थे, तो उन्होंने पहली बार म्यूनिसिपैलिटी बसाई, ब्रिटिशर्स ने पहली बार, ठीक है। तो लिख लो कुछ कुछ। 1688 द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1688 1988 1688 ब्रिटिशर्स का टाइम है। इन 1688 द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप एट मद्रास, मद्रास में सेटअप हुआ था, ठीक है। बहुत सारे रेजोल्यूशंस आए, एक लॉर्ड रिपन थे, क्या नाम था, लॉर्ड रिपन, इनके टाइम में एक रेजोल्यूशन आया जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट बोला गया, ठीक है। लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन को बात करेंगे मॉडर्न इंडिया में, जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया था, ठीक है। दिया मायो ने भी था, उससे पहले और लोगों ने भी, और गवर्नर जनरल ने भी दिया था, बट लॉर्ड रिपन का उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे कि लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा मिले कि भाई इनके बारे में बात करो, हर जगह सेटअप होनी चाहिए, ठीक है। आपके डायर की आई थी, डायर की 1919, उसमें लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बताया गया था, यानी कि वहाँ के जो एमपीज होंगे, वहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ पोर्टफोलियो वाला बंदा हो वो देखेगा। इन केस ऑफ 1935 लोकल गवर्नमेंट को स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया, आज भी स्टेट सब्जेक्ट है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लिख लो इसको कि लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशंस, लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन ऑफ 1882 has been hailed as Magna Carta. Magna Carta. Lord Ripon Resolution 1882 has been hailed as Magna Carta of local self-government. Local self-government. सेल्फ गवर्नमेंट है सेल्फ। अबे सेल्फ बे, सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, जेल जेल भेजूं। He is called as, रिपन को क्या बोला गया, हंस क्यों रहे हो बे? He is called as, सेल बोला, सरकार को बेच ही देगी। he is called as the father of, हो तो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, फादर भी बोल दिया इनको, ठीक है। काफी है इसमें। अब लिखो इनका भी अमेंडमेंट हुआ था, एंड फाइनली लिख लो द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट पास्ड, मतलब गवर्नमेंट क्या पास, तो पार्लियामेंट नहीं किया था लेकिन इनके दौरान हुआ था, ठीक है। लिख लो एट द टाइम ऑफ पीवी, एट द टाइम लिख लो स्टार्टिंग में, एट द टाइम ऑफ पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास्ड, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास्ड 1992, एंड न्यू पार्ट का नाम क्या है, 9th ए वॉज इंट्रोड्यूस। उस पार्ट 9th ए में और क्या आया, पार्ट के साथ शेड्यूल आया, कौन सा, 12वां। न्यू पार्ट 9th एंड 12th शेड्यूल वॉज इंसर्टेड। कितने मैटर्स थे, कितनी पावर्स थी इसमें, 18, with 18 matters in municipality, under the municipality। और क्या बात है, मेन आर्टिकल 243W, powers and responsibility of municipality are deal with 243W। W जी एक था टाइगर, नहीं ये 1993 में आया था या 1990 92, मतलब हाँ बिल्कुल आया 3 में था, इट वॉज केम इन 1993, ठीक है। बट अमेंडमेंट एक्ट 1992 का ही है, पास डेट 1993 की है। 243W डील्स विद, आपने क्या कहा था, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी, पावर अथॉरिटी एंड म्युनिसिपैलिटी, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी। रिजर्वेशन इसमें किसमें, उसमें तो टी में थी, उसमें तो डी में थी, 243D रिजर्वेशन, इसमें किसमें 243T, 243T में है रिजर्वेशन की बात। उसमें फाइनेंस कमीशन किसमें था, 243I, इसमें किसमें 243Y। वाई में क्या है? फाइनेंस कमीशन यही है, याद करने। अपनी अपनी श्रद्धा है। 243ZD, 243ZD, D फॉर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ZD डिस्ट्रिक्ट कमेटी ले लो, कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ठीक है। 243ZE, E फॉर एलिफेंट, 243ZE कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। ये 2 कमेटी में क्वेश्चन आते हैं पक्का, म्युनिसिपैलिटी करोगे तो। मेट्रोपॉलिटी, मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया, बोल रहे हो भैया, 243ZE
मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी से डील करती है। समझ आ गई? मेट्रोपॉलिटन शहरी एरिया, शहरी क्षेत्र। ओके, कितने मैटर्स है इसमें? 243 पी से लेके मैटर्स तो बिल्कुल 18 है। आर्टिकल कहां से कहां तक है इसमें? 243 पी से, क्योंकि ओ पे छोड़ा था वहां पे, है ना, 243 तक था ना, यहाँ पे 243 पी से लेके 243 जेड जी, जी फॉर गिबर्लिन। इसके अंडर बनाई म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटीज। इसके अंडर बनाई पहली नगर पंचायत, नगर पंचायत किसके लिए? ट्रांजिशनल एरिया के लिए। ट्रांजिशनल एरिया क्या होता है? गांव से शहर, टाउन वाला एरिया। ट्रांजिशनल एरिया मतलब स्मॉलर टाउन। जब गांव से शहर कन्वर्ट होना शुरू होता है तो ट्रांजिशनल एरिया होता है। ठीक है। दूसरा म्युनिसिपैलिटी, फॉर स्मॉल टाउन एरिया, फॉर स्मॉलर अर्बन एरिया। म्युनिसिपल काउंसिल है, एक ही बात होती है वैसे, म्युनिसिपल काउंसिल। सेलेंट फीचर्स डालो, सेलेंट फीचर्स में पहला लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। नंबर 1 नगर पंचायत फॉर ट्रांजिशनल एरिया, म्युनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉल अर्बन एरिया एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरिया। अब कौन सा ट्रांजिशन एरिया है, कौन सा स्मॉल अर्बन एरिया, कौन सा लार्ज अर्बन एरिया, कौन डिफाइन करेगा? ये गवर्नर साहब। ठीक है, गवर्नर साहब ही बताते हैं कि भाई ये गांव है। गांव की डेफिनेशन कौन देगा कि ये इस गांव का नाम ये है, मतलब गांव एट द एंड कौन डिफाइन करेगा? गवर्नर साहब। ठीक है, कि ये गांव की जनगणना जो भी है इस गांव में, गांव का नाम जो बेसिकली गवर्नर साहब असाइन करते हैं, ये एरिया इस गांव का है। समझ आ गई? गवर्नर ऑफ अ स्टेट। सेम थिंग इज विद ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स लाइक एसटीएससी रिजर्वेशन। साथ में 1/3 वाली चीज लिख लो, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जो वहां था वो यही है, एक साथ हुए ना ये दोनों के दोनों पास एक साथ हुए। ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर है, बस फर्क का है, वो गांव के लिए, ये शहर के लिए। तो लिख लो हल्का फुल्का। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वार्ड्स में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? वार्ड्स में, वार्ड्स। और हर एक वार्ड का एक क्या इलेक्ट होता है? काउंसलर, है ना, काउंसलर। ठीक है, काउंसलर इलेक्ट होता है। ठीक है, लिख लो फिर। एवरी मेंबर ऑफ द municipality, every member of the municipality in all the 3 levels are elected directly. ठीक है ना? Each municipal area is divided into territorial constituencies. Each municipal area is divided into territorial constituencies called wards. Territorial Constituencies known as wards. And electors elect the councillors for these wards. ठीक है, रिजर्वेशन है। There is reservation of the seats for SCs and STs. There is reservation of the seats for STs and STs. लिखो। There is reservation of the seats for SCs and STs on the basis of proportion of population. On the basis of proportion of population. 1/3 सीट इज रिजर्व फॉर द वुमेन। वही सेम है, लिखवा रहा हूं फिर भी। और इनमें भी सेम कहानी होती है। क्या सेम कहानी होती है? 5 साल या फिर 5 साल पहले खत्म हो रहे हैं तो 5 साल से पहले इलेक्शन होगा, है ना। अगर पूरे खत्म हो रहे हैं, 5 साल से भी 2 साल पहले खत्म हो गई या 3 साल पहले खत्म हो गई, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होगा। और अगली वाली सरकार कब तक बैठेगी?
रिमेनिंग पीरियड, है ना, लिख लो कि ईच पंचायत, ईच म्युनिसिपैलिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 5 years. इसमें काउंसलर होगा ना भैया? पंची में। Is it? Constituted for 5 years. In case of dissolution before the 5 years, fresh election to be held within 6 months. Fresh election to be held within 6 months. ठीक है, उम्र भी सेम है 21 साल, ठीक है, फाइनेंस कमीशन होगा, ये सब कुछ होगा इसमें, मैंने लिखवा ही दिया वो स्टार्टिंग में, आर्टिकल से लिखवा दिया। ओके, लिख लो फिर भी, देयर शुड बी इलेक्शन कमीशन, देयर शुड बी इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन वो करवाता है। और क्या होगा, मिनिमम एज 21 साल लड़ने के लिए, लड़ो भाई, इलेक्शन लड़ो, सरकारी नौकरी है, मजा आएगा 5 साल के लिए, ठीक है। There should be State Finance Commission to be constituted by the Governor. State Finance Commission भी होगा, जो गवर्नर साहब देखेंगे, ठीक है। गवर्नर साहब, देयर शुड बी फाइनेंस कमीशन टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कौन रखेंगे, कौन बनाएंगे, कौन उसकी गठना करेंगे, कौन गठन करेंगे, गवर्नर साहब। कहां पे नहीं लगेगा ये, 10 शेड्यूल एरियाज, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द 10 शेड्यूल एरियाज, मतलब 10 स्टेट्स हैविंग शेड्यूल एरियाज। हाँ भाई सुधीर, कौन कौन से स्टेट्स हैं राजस्थान को छोड़ के, नाम बताओ, चलो 9 के नाम बताओ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, गुड। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, और फिर आसाम, मणिपुर, मिजोरम। नहीं, वो तो अलग वाले में आएगा, उस लिखा वाले है में। साइड में, वो अलग वाले वो में। अलग से है क्या, कितने हुए? एक रहेगा। एक राजस्थान हो गया, एक ही बचा है। कौन सा एक, उड़ीसा। उड़ीसा, गुड। वे उधर के 4 क्या दे रहे? वो थे 6 शेड्यूल वाले, वो ट्राइबल एरिया, शेड्यूल ट्राइबल अपने अलग है, 6 शेड्यूल के एरियाज है, ठीक है। AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, उनमें भी लगेगा। लिख लो, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द शेड्यूल एरियाज कंटेन इन 10 स्टेट्स एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ 4 स्टेट्स। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, कहां पहुंच गए, यही है, कहां पहुंच गए, टिकरी बॉर्डर। और कहां नहीं लगेगा, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देखो 2 कमेटी होंगी, एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ZDZE, है ना। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में क्या होगा, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स बैठेंगे और डिसाइड करेंगे क्या, एक कॉमन प्लान पूरे डिस्ट्रिक्ट का, कि गांव के लिए भी सही रहे और शहर के लिए भी सही रहे, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में तो गांव और शहर दोनों आएंगे ना, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों के लिए प्लान डिसाइड करेंगे कि बोले रोड बना दो, दोनों को रोड चाहिए तो रोड बना देंगे, स्कूल बना दो दोनों को, जो ऐसा कॉमन प्लान जिससे दोनों एक तीर 2 निशाने हो जाएं, तो वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी करेगी। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी मेट्रोपॉलिटन एरिया करेगी, कि एज अ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया प्लानिंग कमेटी में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं, 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, ठीक है। तो उस एरिया में क्या होगा, उस एरिया का कॉमन प्लान बनाएगी एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, कि उस टोटल एरिया में कितना डेवलपमेंट हो सके, समझ रहे कहानी। तो ये मेट्रोपॉलिटन का काम है, ये है डिस्ट्रिक्ट का काम। इनके इलेक्शन में थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, तो लिख लो पहले इनको, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, एवरी स्टेट shall constitute at district level, every state shall constitute at district level a district planning committee to consolidate the plans prepared by panchayat. क्या डिस्ट्रिक्ट, Every state shall constitute at district level a district planning committee to consolidate the plans, to
consolidate the plans prepared by panchayat and municipalities in the district. And to prepare a development plan for a district as a whole. पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्लान बनाएगी. There is a provision in the act. There is a provision in the act. जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 74वां, क्या कहता है? That 4/5 of the members of district planning committee, ये एक बात बार बार आता है, that 4/5 of member of district planning committee, 4/5 of members of district planning committee should be elected by elected members of district panchayat and municipalities in the district, should be elected by elected members of district panchayat and municipalities in the district from amongst themselves. कहां से इलेक्ट होंगे और कौन इलेक्ट करेगा? डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बंदे, और कौन करेगा? म्युनिसिपैलिटी के बंदे. किनको करेंगे? आपस में से. तीन टाइप की होती है ना, ये तो शहरी वाली है ही, और ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत. तीन टाइप की पंचायत थी, विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट. तो ये वाले बंदे और ये वाली तीनों कमेटी, जैसे म्युनिसिपल काउंसिल क्या था? म्युनिसिपल काउंसिल, कॉर्पोरेशन पहला नगर पंचायत, है ना? तो ये तीनों बंदे मिलके और ये बंदा मिलके क्या करेंगे? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे. जैसे 4/5 मेंबर ये आपस में यहां से करेंगे 4/5. ठीक है, तो वही बंदे होंगे वो. ये प्रोविजन बहुत बार आता है. इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमॉन्गस्ट देमसेल्व्स. ठीक है रे? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मेंबर्स in the committee should be in proportion to the ratio. The representation of these members should be in the committee should be in proportion to the ratio between rural and urban population in the district. Rural and urban population in the district. ठीक है? इसका जो चेयरपर्सन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट से जाके प्लान देगा कि ये हमारा प्लान है डिस्ट्रिक्ट का, ये आप प्लान लीजिए, हमें पैसा दीजिए और इसको इंप्लीमेंट कीजिए. यानी जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो हेड होगा, चेयरपर्सन, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा स्टेट गवर्नमेंट के, पावर होगी उसके पास. ठीक है? मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी लिखो. भैया वो क्या था जिसमें कि मतलब सीट्स रहती हैं, उनमें इलेक्शंस होते हैं तो ग्रेजुएट्स वोट करते हैं, टीचर्स वोट करते हैं, वो क्या था? म्युनिसिपल काउंसिल, जो अभी बात कर रहे थे, कौन इलेक्शन करवाता है? मुझसे बोल रहा हूँ, क्या नाम उसका? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. स्टेट में जैसे अपने राज्य से लोकसभा, स्टेट में क्या होते हैं? ठीक है, ये कहानी है, उसके होते हैं. ओके, करवा दिया वो तुम खुद करोगे. ठीक है? मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी 80 चैप्टर है, 80 करने लग गए तो ये लंबा क्या कहते हैं 1 साल का बैच खींचेगा. प्लानिंग कमेटी every metropolitan area shall have a metropolitan planning committee. क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया भाई? यहाँ भी मिस्टर सुधीर बा, जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है? Every metropolitan area shall have a metropolitan planning committee to prepare a draft development plan. Okay?
और इसमें क्या है, द एक्ट लेज डाउन दैट, एक्ट क्या बोलता है इसके बारे में, द एक्ट लेज डाउन दैट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, कितने बंदे, 2/3, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी क्या होंगे, should be elected by elected members of municipalities, and chairperson of the panchayat in metropolitan area. Chairpersons of the panchayat in metropolitan area. जो चेयरपर्सन होंगे पंचायत के और मेंबर्स होंगे कौन से, इलेक्टेड वाले, किसके, म्युनिसिपैलिटी के, मतलब वही मेट्रोपॉलिटन एरिया में, वो इलेक्ट करेंगे आपस में से मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में. इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं. यस हाँ, पंचायत में भी. पंचायत में नहीं होते, इसमें होते हैं. बट भैया ऊपर पंचायत वाले में भी ये लिखा था कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में बोला था, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में क्या बोला उसमें, प्लानिंग कमेटी शुड बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट. यानी चेयरपर्सन की बात नहीं करी उसमें, इसमें चेयरपर्सन की बात करी है, चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत, ठीक है. और इलेक्टेड वाला जो इलेक्टेड हुआ है नॉर्मली, चेयरपर्सन इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है. चेयरपर्सन ऑफ द, वो रिपीट कर दो आखिरी लाइन. So, लिखो इसमें, the act lays down that 2/3 of the members of metropolitan planning committee should be elected by elected members of municipalities and chairperson of the panchayat in the metropolitan area from the members from amongst themselves. क्या होता है ना, देखो इधर क्या नाम है इसका, प्रशांत. सुनो इधर, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, ये लिखवाया था ना डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बारे में, तो इसमें क्या होता है, नॉमिनेशन का अधिकार है किसको, जो वहां का बंदा है. वहां का बंदा कौन, जैसे कि आपका एमएलए है, एमएलए के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट आता है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एमपी है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो डिस्ट्रिक्ट आता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है या राज्यसभा है, ये इसको अधिकार है इसमें पार्टिसिपेट करने का, इसमें बैठने का, ठीक है. लेकिन ये प्रोविजनल है, जो मैंने लिखवाया नहीं, कंपलसरी नहीं है, कोई रख सकता है, कोई नहीं रख सकता, ऐसे करके प्रोविजनल बेसिस है, इसलिए उसमें इलेक्टेड मेंबर्स लिखवाया है. ऑल आर इलेक्टेड लिखा तो है, साफ साफ लिखवाया था स्टार्टिंग लाइन में, ऑल द 3 levels हैव इलेक्टेड मेंबर्स, डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स, लिखवाया था, नहीं लिखवाया था. तो ये कहानी है, ठीक है. इसमें भी लिख लो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मेंबर्स इन द कमेटी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मेंबर्स इन द कमेटी should be in proportion to the ratio between the, किसके रेशियो में होगा, between the population of municipality and panchayat, लिखो, population of municipality and the panchayat in that metropolitan area. ये कहानी थी, ठीक है. बाकी बता ही रखा है. अब आता है मेन पार्ट, जो बहुत बार आता है एग्जाम में, म्युनिसिपैलिटी का ही पार्ट है, बहुत बार आता है, पता होना चाहिए कि कितने टाइप की म्युनिसिपैलिटीज हैं एट द एंड. जो आप देखते हो अपने गांव शहरों में, क्या देखते हो आप, क्या क्या बोलते हैं इनको अलग अलग नाम से. देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज. अर्बन लोकल गवर्नमेंट कितने टाइप की है, 8 टाइप की है. अगर देखा जाए तो अलग अलग नामों से जानी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप देखते होगे बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, देखते हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों में होती है, करवाएंगे इसको. म्युनिसिपैलिटी छोटे शहरों में होती है, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है. नोटिफाइड एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड,
देखते हो, हाँ भी ये लो। कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट्स में होते हैं, स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस एजेंसी, ये फंक्शन बेस्ड होती है, किसी भी काम को करवाने के लिए अलग से बनाई जाती है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की म्युनिसिपल गवर्नमेंट है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट है जो काम करती है। ठीक है, समझ रही कहानी। इसके बारे में डील करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो बड़े शहर होते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, समझ आ रहा है, बड़े शहरों के लिए ये बनाई जाती है। क्या होती है ये? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें 3 पार्ट होते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तोड़ा जाए, ध्यान से देखा जाए इसका स्ट्रक्चर, 3 पार्ट होते हैं। कौन सा? एक तो नहीं, काउंसिल होती है। क्या होती है? म्युनिसिपल काउंसिल, काउंसिल होती है भाई, काउंसिल। काउंसिल की होती है स्टैंडिंग कमिटीज। क्या होती है? काउंसिल की होती है स्टैंडिंग कमिटीज। स्टैंडिंग कमेटी 1, स्टैंडिंग कमेटी 2, स्टैंडिंग कमेटी 3, ऐसे बहुत सारी। और ये जो, अब बता दो नहीं कहानी क्या होती है। और एक तीसरा बंदा होता है, उसका नाम होता है कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, नाम सुना होगा। देखो यार, म्युनिसिपल काउंसिल क्या होती है? यहां पे सारे काउंसिल बैठते हैं, मेंबर्स बैठते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं लॉ बनाने का, या कोई भी लॉ बनाया, कोई भी एक्शन लिया, कुछ भी लिया कि हमें यहाँ पे रोड बनवाने का है, यहाँ के सारे गटर के जो पाइप हैं दोबारा नए करवाने, यहाँ पे खिरंजे की जगह पक्की सड़क चाहिए, यहाँ पे पानी की लाइन डलवाओ, कुएं खुदवाओ। ठीक है, ये सब चाहिए होता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं। समझा गई? यहाँ के बंदे, अब क्योंकि बहुत बड़ी है ये, तो इसको अलग अलग स्टैंडिंग कमेटीज में बांट देते हैं। सपोज स्टैंडिंग कमेटी ऑन रोड्स, समझ आ रही है? रोड का कारनामा कौन देखेगी? ये वाली रोड्स, स्कूल्स, टेम्पल्स, समझ आ रही है? एग्रीकल्चरल लैंड फलाना, एग्रीकल्चर क्या तो अर्बन वाली में आ गई, लाइक सेवरेज, ड्रेनेज एटसेट्रा। तो अलग अलग स्टैंडिंग कमेटीज अपनी अपनी फील्ड में डिसीजन लेती हैं और डिस्कस कहां पे होता है? काउंसिल में। इस काउंसिल का एक हेड होता है जिसको तुम जानते होगे, उसका नाम होता है मेयर। मेयर होता है हर एक म्युनिसिपल काउंसिल। कौन होता है? मेयर। इसकी कोई पावर नहीं होती, इज लाइक प्रेसिडेंट, ऑर्नामेंटल फिगर है, सजावटी। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? ही विल और ही और शी विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल। मीटिंग में प्रिसाइड करेगा। ये नहीं होगा तो डेप्यूटी मेयर। डेप्यूटी मेयर भी होता है गवर्नर। हर एक मेयर, नॉट गवर्नर, मेयर। अभी हो रहा है ना, मेयर का चुनाव हो रहा है। ठीक है, मेयर होता है, ही इज बेसिकली ऑर्नामेंटल फिगर्स की कोई पावर नहीं है, कोई ऐसे एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है कि जेल में डाले, ऐसा कुछ नहीं, कोई पावर नहीं है। एक ऑर्नामेंटल फिगर, सजावटी फिगर है। मेन काम इसका होता है प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। समझा गई कहानी? क्या कह रहा हूं? मेयर की कहानी। डिसीजन कौन ले रहा है? स्टैंडिंग कमेटीज अपनी अपनी फील्ड में, जो कि डिस्कस हो रहा है कहां पे? काउंसिल में। उन्होंने बोला 10 किलोमीटर की रोड बनेगी भाई, कहां से कहां तक? नारायणा से रमेश नगर तक। ठीक है, एक साइक्लिक कॉरिडोर बनेगा कि सुधीर साइकिल से आएगा, सुधीर ने साइकिल ली। ठीक है, बोला ठीक है। बनवाएगा कौन? कमिश्नर साहब। ही इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी तो ये मतलब इंप्लीमेंटिंग बॉडी। इंप्लीमेंटिंग बॉडी ये आईएएस होता है। ही इज द पर्सन ऑफ आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, ये बंदा इंप्लीमेंट करवाता है। बंदे जोड़ी यही करेगा सब कुछ, इनको पैसे वैसे सब दे देंगे, वो लिख करवा देंगे। 3 पार्ट्स लिख लिए। काउंसिल इज द लॉ मेकिंग एंड डेलिबरेटिव बॉडी। डेलिबरेटिव मतलब डिस्कशन वाली। काउंसिल इज द लॉ मेकिंग और द डेलिबरेटिव बॉडी। ठीक है, लॉ मेकिंग और द डेलिबरेटिव। डेलिबरेटिव मतलब कि डिस्कशन वाली। स्पेलिंग बता दो। DELIBERATIVE। DELI डेली, BERATIVE डेलिबरेटिव बॉडी और द लॉ मेकिंग बॉडी एंड द लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है,
इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द मेयर. मेयर प्रिसाइड करता है. मेयर इज द ऑर्नामेंटल फिगर. इट हैज नो पावर एज सच. ठीक है. इलेक्टेड फॉर वन, ये मतलब 1 ईयर, ये तो पढ़ लेना घर में आके, मेन में लिखवा रहा हूं. ठीक है. द स्टैंडिंग कमिटीज takes the decision in their respective fields. The standing committees takes the decision in their respective fields. Their respective fields. जैसे भी फील्ड में बनी है, रोड वाली रोड वाले में लेगी. ठीक है. म्युनिसिपल कमिश्नर इज द मेन इंप्लीमेंटिंग बॉडी. म्युनिसिपल कमिश्नर इज द मेन इंप्लीमेंटिंग बॉडी. सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है? आपका म्युनिसिपल कमिश्नर, काम करवाने वाला. इसकी मेन क्या था सी? इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ना. चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, काम करवाने वाला जो है कौन है? कमिश्नर साहब. अभी आपने एक छोटा सा कुछ बोला सीईओ है. वो गलत बोला था, ऑफिसर नहीं बोलेंगे, अथॉरिटी. सीईओ. ओके. अगला है म्युनिसिपैलिटी. देखो इधर, नेक्स्ट इज म्युनिसिपैलिटी. सेम होती है एकदम, डिट्टो. इधर देखो, डिट्टो इसके लिए होती है फॉर स्मॉलर सिटीज एंड टाउन्स. फॉर स्मॉलर सिटीज एंड टाउन्स. समझ आ रही है? फॉर स्मॉलर सिटी एंड टाउन. एक डिफरेंस है इन दोनों में. इसमें जो मेंबर्स है कॉर्पोरेशन में, लिख लो, मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड. कुछ नॉमिनेट होके आते हैं और कुछ इलेक्टेड होके आते हैं. इसमें लिखना भी है. इसी में जो अभी लिखवा रहा था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड. किसके लिए होते हैं? स्मॉलर एरियाज के लिए. अरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल रहा हूं, उसके लिए बोल रहा हूं अभी, इसके लिए नहीं बोल रहा अभी मैं. इसके मेंबर्स ही बताया, एक से लिखवाना भूल गया. इसके मेंबर्स पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड होते हैं. अच्छा, ऊपर वाले का था क्या? हाँ, मैं सबने नीचे वाले में लिख दिया. कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. म्युनिसिपैलिटी काट दो और इतना पार्ट लिखो बस. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो काउंसिल के मेंबर्स हैं वो कुछ पार्शियल इलेक्टेड एंड पार्शियल नॉमिनेटेड हैं. समझ आ रही है कहानी? एक मिनट. अगला टॉपिक आते हैं अब, म्युनिसिपैलिटी. लिख लो, इट ऑल्सो हैव 3 पार्ट्स. मतलब ये फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज एंड टाउन्स. फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज एंड टाउन्स. लिख लिया ये चीज? नहीं. लिख लो, स्मॉलर अर्बन एरियाज एंड टाउन्स. इट हैज 3 विंग्स. नाम, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी एंड सीईओ. इसमें होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटीज एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. काउंसिल के सारे मेंबर इलेक्टेड होते हैं, कोई नॉमिनेटेड नहीं है. ऑल मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड इसमें. ठीक है रे? गुड. यहां पे काउंसिल का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है. द हेड ऑफ काउंसिल इज प्रेसिडेंट. इसके पास पावर होती है. ऑफ द काउंसिल इज प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑल्सो. एग्जीक्यूटिव हेड है भाई. नोटिफाइड एरिया कमेटी. अगला है नोटिफाइड एरिया कमेटी. काट दिया. प्रेसिडेंट ही वो है, सीईओ. वो अलग बंदा है, वो स्टेट गवर्नमेंट का है. वही हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है वो, उसका एग्जीक्यूटिव पावर्स है. ठीक है. काम तो दूसरा बंदा करवाया. हाउस होगा. सब सेम. 3 पार्ट काम थे, सारे सेम काम रहे. बस ये वही स्मॉलर अर्बन एरिया एंड टाउन्स. ठीक है. नगर के लिए और कुछ छोटे शहरों के लिए. ओके. नोटिफाइड एरिया कमेटी, वो एरियाज, एरिया बेस्ड है सारी अभी तक. वो एरियाज जो ना तो म्युनिसिपैलिटी कैटेगरी में है ना कॉर्पोरेशन कैटेगरी में है, बट वो छोटे टाउन्स है जो म्युनिसिपैलिटी कैटेगरी में नहीं आते, बट उनको ऐसी गवर्नमेंट देना इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि उनका अच्छा डेवलपमेंट हो सके इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एरिया. वो इंपॉर्टेंट है सरकार की नज़रों में. तो वहाँ पे जो म्युनिसिपैलिटी बसाई जाती है वो है नोटिफाइड एरिया कमेटी. इसके सारे बंदे नोटिफाइड
यानी कि इसको कैसे बनाते हैं, गवर्नमेंट के गैजेट ऑफ गवर्नमेंट होता है गैजेट ऑफ इंडिया, ऐसे गैजेट ऑफ स्टेट होता है। तो स्टेट अपने गैजेट में नोटिफिकेशन देती है कि हम यहाँ पे एक कमेटी बना रहे हैं इस एरिया को, कौन अथॉरिटी होगी इस एरिया की, किसकी अथॉरिटी होगी, नोटिफाइड एरिया कमेटी की होगी। सारे के सारे बंदे नॉमिनेटेड होते हैं, कोई इलेक्टेड नहीं है। ऑल मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन नोटिफाइड एरिया कमेटी। समझ आ गई? सेम काम है इसकी तरह, बट इसकी तरह क्यों नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी नहीं है जो इसकी कैटेगरी के अंडर आए, और टाउन भी एसेस नहीं है, बट वो इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, इसलिए नोटिफाइड एरिया कमेटी में डाला गया उसको। ठीक है, लिख लो उसको कि नोटिफाइड एरिया कमेटी इज क्रिएटेड फॉर ऑर्डर से बनाई है, नोटिफिकेशन से, ठीक है, ऑर्डर से बनाई है। 2 types of areas. Created for Notified area committee is created for 2 type of areas. Number 1, a fast developing town due to industrialization. Second, a town which has not yet fulfilled the condition of municipality. A town which has not fulfilled the condition of municipality, but which is otherwise considered important for the state government. भैया वो 10 लाख वाला किसका था? मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है? Which is otherwise Considered important for the state government. All members are nominated. All members. मैं एक बार सेकंड वाला सेंटेंस वापस रिपीट कर दूं। कहाँ से? फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर म्युनिसिपल कुछ। दोबारा सुनो उसको। सेकंड वाला है कि a town which does not yet fulfill all the condition for the municipality, but which is otherwise considered important by the state government. All members are nominated. ठीक है, टाउन एरिया कमेटी लिखो। टाउन एरिया कमेटी भैया बताता कौन है कि ये स्टेट गवर्नमेंट। टाउन एरिया कमेटी ये स्मॉल टाउन्स के लिए होती है। टाउन एरिया कमेटी सेट अप फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल टाउन्स। ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय द सेपरेट एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इट कैन बी होली इलेक्टेड, होली नॉमिनेटेड, और पार्शियल इलेक्टेड, पार्शियल नॉमिनेटेड। इट कैन बी होली इलेक्टेड, WHOLLY, होली इलेक्टेड, और होली नॉमिनेटेड, और पार्शियल इलेक्टेड, और पार्शियल नॉमिनेटेड, कुछ भी हो सकती है। अब है मेन कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड ऐसे दिल्ली कैंट है, बठिंडा कैंट है। कैंटोनमेंट बोर्ड 4 टाइप के होते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड 1 कैटेगरी, 2nd कैटेगरी, 3rd कैटेगरी, 4th कैटेगरी। पहले वाले जहां पे देखो कैंटोनमेंट क्यों बने होते हैं, पहले ये सुन लो। जहां पे कैंटोनमेंट बोर्ड वहां बनेंगे जहां पे परमानेंट मिलिट्री स्टेशन होगा। जैसे दिल्ली कैंट में परमानेंट आर्मी रहेगी, चाहे तुम रहो या ना रहो, आर्मी तो रहेगी यहाँ पे, राइट और नॉट। तो दिल्ली कैंट में आर्मी है, सो देयर आर प्लेसेस जहां पे परमानेंट मिलिट्री स्टेशन रहेगा ही रहेगा। वहां पे उस एरिया में जो सिविल पॉपुलेशन होती है, उस एरिया के बाहर जो सिविल पॉपुलेशन होती है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना रहे, ताकि डेवलपमेंट हो सके उस एरिया का, वहां पे कैंटोनमेंट बोर्ड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सिविल पॉपुलेशन बनाया जाता है, आर्मी के बंदों के लिए नहीं। ठीक है, उस एरिया में जो सिविल पॉपुलेशन है उसके लिए क्या बनेगा? कैंटोनमेंट बोर्ड। 4 टाइप के होते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप। कैंटोनमेंट बोर्ड क्यों 4 टाइप के बनाए? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सिविल पॉपुलेशन। सिविल पॉपुलेशन के बेसिस पे 4 टाइप के बोर्ड बनाए। पहला किसमें? जिसमें ग्रेटर देन बंदे कितने होंगे? 50,000। दूसरा 50,000 से 10,000 के बीच में,
तीसरा 10,000 से 2,500 के बीच में, और चौथा कौन सा होगा 2,500 से कम, समझ आ गई? लेस देन 2,500, ग्रेटर देन, जहां पे सिविल पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा होगी उस कैंटोनमेंट बोर्ड को बोलेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड फर्स्ट क्लास वाला है। जहां पे सिविल पॉपुलेशन 50,000 10,000 होगी उस कैंटोनमेंट बोर्ड को बोलेंगे कि ये भाई ये कैंटोनमेंट बोर्ड सेकंड क्लास वाला है, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। समझ आ गई इतनी सी बात? आई नहीं आई? वेरी गुड। कैंटोनमेंट बोर्ड की जो म्युनिसिपल, ये जो इट इज अ टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इसको डिफेंस मिनिस्ट्री डील करती है। ठीक है, इसको क्या कौन डील करता है? डिफेंस मिनिस्ट्री। यूटी में जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी उसको कौन डील करेगा? होम मिनिस्ट्री। ठीक है, और जो नॉर्मल स्टेट्स में होती है उनको अर्बन मिनिस्ट्री होती है, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, वो डील करती है। तो ये 3 मिनिस्ट्री लिखवाना भूल गया मैं, इसको लिख लो अलग से, पहले नोट डाल के लिख लो कि म्युनिसिपल, लिखो लोकल गवर्नमेंट, अलग से नोट डाल लो, गलती हुई मेरे से, पहले लिखवाना चाहिए था ये। लोकल गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल आर हैंडल्ड बाय 3 मिनिस्ट्रीज। पहली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आर हैंडल्ड बाय 3 मिनिस्ट्रीज। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ब्रैकेट में कैंटोनमेंट बोर्ड लिख दो, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ब्रैकेट में यूटीज, यूटी में जो भी होंगी उन्हें ये डील करेंगे। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड बने कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के तहत, समझ आया? इससे पहले दूसरा एक्ट डील करता था, बट इस एक्ट के बाद ये मामला शुरू हो गया। ठीक है रे, क्या होता है, एक क्लास 1 वाले कैंटोनमेंट बोर्ड में मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जीओसी ऑफ द एरिया, जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड, समझ आ रही है? जो कैंटोनमेंट, जो उस कैंट का हेड होता है, उस कैंटोनमेंट का हेड होता है, वो इस कमेटी का भी हेड होता है। ये बंदा 3 मिलिट्री ऑफिसर्स को नॉमिनेट करता है, 3 मिलिट्री ऑफिसर्स नॉमिनेटेड बाय हिम। इलेक्शन करते हो आप काउंसिलर्स का, 8 होते हैं वो, 8 इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम दिस सिविल पॉपुलेशन, समझ आ रही है? ये हेड है, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? इनमें से बनता है कोई 5 साल के लिए। ये कब तक है? जब तक इसकी पोस्टिंग है इस एरिया में। एक चीफ हेल्थ ऑफिसर होता है, एक चीफ इंजीनियर होता है, एक क्लास 1 मजिस्ट्रेट होता है जो कि डीएम नॉमिनेट करता है। ठीक है, ये सब कुछ मेंबर, सारे बंदे होते हैं घुमाफरा। समझ आ रही है कहानी क्या कहना चाह रहा हूं? सारे बंदे होते हैं घुमाफरा के, चीफ इंजीनियर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ हेल्थ ऑफिसर, ओके, एक क्लास 1 मजिस्ट्रेट। इंपॉर्टेंट है यहां पे बात ध्यान देने वाली, 8 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इन्हीं में से वाइस प्रेसिडेंट बनता है 5 साल के लिए। प्रेसिडेंट तो यही बंदा है जिसकी पोस्टिंग है। तो ये लोग डील करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड में कि कैसे डेवलपमेंट होना है। काम कौन करवाएगा? यूपीएससी एग्जाम लेती है आईएएस का, उसमें एक डिफेंस कैडर होता है, तो सेंट्रल कैडर का एक यूपीएससी वाला बंदा होता है जो इलेक्ट होकर आता है, तो सेंट्रल ऑफिसर होता है वो, सेंट्रल ऑफिसर। तो ये बंदा सेंट्रल कैडर का होता है जो यूपीएससी एग्जाम लेती है, वहां से सिलेक्ट होकर आता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा है जो ये सारे काम करवाता है, इंप्लीमेंटिंग बॉडी। ठीक है, दिस इज कैंटोनमेंट बोर्ड, लिख लो ये सब। तो काउंसलर का रोल क्या हो गया? लिए डिसीजन मेकर्स बैठे हुए हैं ना, ये लोग डिसीजन मेकर्स हैं, 8 डिसीजन मेकर्स हैं, दे आर ऑल बॉडी ऑफ डिसीजन मेकर्स। भाई तो क्लास 1 का हो गया, क्लास 1, यस। क्लास 4 बाकी उनमें थोड़ा कम इलेक्ट होते होंगे। क्या? जीओसी वगैरह कोई तो होगा, कमांडेंट तो होगा, कमांडेंट हो, कोई तो हेड होगा उस कैंटोनमेंट का, जो भी उस कैंटोनमेंट का हेड होगा वो डील करेगा। और ये 8 मेंबर्स ही क्यों है? मतलब ये बस बताया है कि मतलब ज्यादा बंदे नहीं होंगे तो इसलिए 8 बंदे इलेक्ट करने की बात हुई है। जैसे अगर 2,500 की पॉपुलेशन कम भी 8, 2,500 के तो उससे कम होंगे, ये क्लास 1 के लिए साफ दिस फॉर क्लास 1, इसके लिए अलग से कम होंगे, 8 की जरूरत नहीं है। ठीक है, कम होंगे इसके लिए, लेकिन इसका डील मेनली इसका डील करो। ओके, तो लिख लो
कि कैंटोनमेंट बोर्ड भैया एक मिनट, वो जो ये 3 मिलिट्री ऑफिसर्स नॉमिनेटेड है, उनका क्या रोल है? मीटिंग में बैठने का, वही तो करेंगे जियो से डील कर, होता है। कमेटी है, कमेटी कैंटोनमेंट बोर्ड की, कैंटोनमेंट बोर्ड की कमेटी है जो डिसीजन लेंगे क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसमें पार्शियल इलेक्टेड है, देख रहे हैं, इलेक्टेड वाले भी हैं, नॉमिनेटेड वाले भी हैं, समझ आ रही है। ये लोग मिलके आपका क्या है प्लानिंग करेंगे कि यहाँ पे रोड बननी चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए। हाँ ठीक है। तो दे विल डील। तो लिखो कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में, देयर ऑफ 4 टाइप नहीं लिखवा रहा। कैंटोनमेंट बोर्ड इज सेटअप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिविल पॉपुलेशन इन मिलिट्री एरिया, डेवलपमेंट ऑफ सिविल पॉपुलेशन इन मिलिट्री एरिया। It is held under Cantonment Act 2006. MOD is responsible for the Cantonment Board. It works under the Ministry of Defense. ठीक है, it works under the military Ministry of Defense. The Category 1 Cantonment Board consists of Category 1 Cantonment Board consists of नाम लिखो इन बंदों के। नंबर 1, a military officer commanding the station, a military officer commanding the station, एक बंदा तो ये होगा। दूसरा, three military officers nominated by him, 3 military officers nominated by him, 8 members elected by the cantonment area, 8 members elected by the people of the cantonment area, जो लोगों ने elect करे, a chief executive engineer, health officer, executive engineer, चीफ मतलब चीफ हटा दो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हेल्थ ऑफिसर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास का मतलब? क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, अगला है टाउनशिप। तुमने देखा होगा जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयू वगैरह, आपस में आसपास ही उनके गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, नोटिस किए? तो क्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पे भी सीवरेज वगैरह चाहिए, तो वो लोग अपना खुद डील करते हैं, वहीं पे रोड वगैरह बनाने का खुद के, जैसे खुद ही के मतलब सब कुछ होता है उनका, उन्हें टाउनशिप कहते हैं। स्कूल भी होते हैं, वो टाउनशिप होती है, वो ऑब्वियसली नॉमिनेटेड है सारे के सारे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो एट द एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, दिस टाउनशिप। समझ आ रही है टाउनशिप क्या है? तो टाउनशिप बसा लेते हैं अपनी। हाथी मेरे साथी मूवी देखी नई वाली? हाँ नहीं। हैं? पुरानी वाली या नई वाली? राणा दुग्गुपति वाली, वो टाउनशिप बनाते हैं अंदर वहां पे, जिसके खिलाफ वो करता है। वो तो भैया एक पैलेस सा बनाते हैं, टाउनशिप ही होती है वो, टाउनशिप फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए। दिस टाइप ऑफ टाउनशिप, दिस टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस। दिस टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, गुस्सा तो आ रहा होगा बहुत कि क्या करवा रहा है इंसान, गुस्सा आता है। type of urban government This type of urban government is established by the large public enterprises, good, to provide civic amenities to its staff and workers who live in the housing colonies. Civic amenities to its staff and worker who live in the housing colonies near the plant. समझ आ गई रे? अगला, पोर्ट ट्रस्ट, Who lives in? हाउसिंग कॉलोनीज नियर द प्लांट। पोर्ट ट्रस्ट पोर्ट एरिया के लिए होते हैं, बताया नॉर्मली, पोर्ट ट्रस्ट नाम समझ आ रहा है। जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं तो गवर्नमेंट करती है, पोर्ट ट्रस्ट बनाती है उस पोर्ट्स के रखवाली करने के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न के लिए, एज वेल एज वहां का डेवलपमेंट एरिया करने के लिए। पोर्ट ट्रस्ट नाम से, तो लिख लो। They are established for the ports like Mumbai, Kolkata, etc. for two purposes.
etc. for two purposes. To manage and protect the port, number 1. To manage and protect the port. Number 2. To provide civic amenities. To provide Civic amenities. ठीक है. पहला वाला पॉइंट क्या था भैया? To manage and protect the ports. ठीक है. ये सिर्फ पार्लियामेंट के एक्ट से ही बनता है. ये सिर्फ इट इज क्रेडिट बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इट इज क्रेडिट बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. जिसमें दोनों टाइप के बंदे होते हैं. इट हैज नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स. कैन बी क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का एक्ट जो होता है. इट हैज नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स. लास्ट वन, स्पेशल पर्पस एजेंसी. कहा था ना जल्दी खत्म हो जाएगा. स्पेशल पर्पस एजेंसी. ठीक है. ये रुकी तो नहीं. स्पेशल पर्पस एजेंसी. रुक जाते हैं लोग, पहले रुक जाते हैं फिर करवाएंगे. हमें फ्री करो. स्पेशल पर्पस एजेंसी. ये स्पेशल पर्पस का एरिया बेस्ड नहीं है. ये बाकी सारी अभी तक की एरिया बेस्ड थी. ये एरिया बेस्ड नहीं है. एरिया के हिसाब से नहीं बनती है. ये फंक्शन के हिसाब से बनती है. जैसे हाउसिंग कॉलोनी बनानी है तो एक कमेटी बनाएंगे जो सारी सारी हाउसिंग कॉलोनी बना के खत्म हो जाएगी. एक फंक्शन के लिए बनी, काम खत्म, टेम्परेरी. टेम्परेरी पर्पस. ठीक है. जैसे ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पॉल्यूशन हटाया, खत्म का. फंक्शन बेस्ड. ठीक है. तो ये कहानी है. तो लिखो कि the states have set up certain agencies to undertake designated activities or specific functions. several agencies To undertake designated activities or specific function. Red pen. हैं? That legitimately belongs to the उन फंक्शन को करती है जो कि भैया बस खत्म हो गया. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए होता है. दे तो रहा हूं पेन. बिलोंग टू डोमेन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज. ठीक है. जो इनको करना चाहिए वो इनसे बना के अलग से करवा दिया ताकि कोई एक स्पेशल पर्पस के लिए कि भाई सब में एक यूनिफॉर्मिटी आ सके. दीज कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. लॉ से भी बना सकते हैं और एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से भी बना सकते हैं. ठीक है. कल मैं बताऊंगा स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है. बाय लॉ एंड क्या था भैया? लॉ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन. ऑर्डर होता है ना. तो कल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करवाएंगे. ठीक है.